Assalamu alaikum everyone. Welcome to Telemedical Education. My name is Dr. Aliha Rizwan and I am from the platform of Telemedical Education, and I am here to provide you complete guidance about fourth year MBBS. Telemedical Education is a nationwide e-learning platform for medical community with aim empowering medicals professionally and digitalizing medical education across globe. So today I'm going to provide you complete guidance for the subject of ENT for fourth year MBBS. So let's start in the name of Allah, the most merciful, the most magnificent. बिफोर गोइंग अहेड आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि बेसिकली जो यूएचएस की रिकमेंडेड बुक है ईएनटी के लिए वह है धींगरा, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स ये हैं कि इसके अंदर जो नॉलेज गिवन है वो पैराग्राफ्स के फॉर्म में है और इसके वजह से आपको खुद एमसीक्यूज़ ढूंढने पड़ती हैं, आपको खुद हेडिंग्स बनानी पड़ती हैं, आपको खुद नोट्स बनाने पड़ते हैं और एट द एंड ऑफ द सेशन जब आपको प्रूफ के अंदर 1-2 दिन रह जाते हैं तो इसको रिकॉल करना थोड़ा टफ होता है और बहुत से टॉपिक्स इसके अंदर जो गिवन है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए नो डाउट इट्स अ गुड बुक, बट इसके लिए थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क रिक्वायर होता है. ऑन द अदर हैंड मल्टी ऑथर इज़ अ मैजिकल बुक. इट्स नॉट अ शॉर्ट बुक, इट्स अ एडवांस वर्जन ऑफ धींगरा. ठीक है, इसके अंदर एक तो प्रायोरिटी लिस्ट गिवन है, आपको ये बताया गया है कि कौन से टॉपिक फर्स्ट प्रायोरिटी है, कौन से सेकंड प्रायोरिटी है और कौन से थर्ड प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं. उसके अलावा हर चैप्टर के एंड पे हमें एमसीक्यूज़ फॉर प्रैक्टिस मिलते हैं. हर टॉपिक के साथ आपको मेंशन है वेदर इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, वेदर इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एससीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. उसके अलावा हेडिंग्स बनी हुई हैं, इसको रट्टा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और इसके अंदर से आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट बन सकते हैं. आप इजीली इसको पढ़ने से डिस्टिंक्शन ले सकते हो. इनफैक्ट मैंने ख़ुद भी जो मल्टी ऑथर है उसी को पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं. जो धींगरा है वो मेन बुक है और जो मल्टी ऑथर है वो एक शॉर्ट बुक तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप ये कह लें कि एडवांस वर्जन ऑफ धींगरा है और एक बहुत अच्छी बुक है फॉर प्रूफ पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, अब हमारा जो सब्जेक्ट है ईएनटी का वो हमारे पास ईयर, नोज़ और थ्रोट में डिवाइडेड है. जो थ्रोट है वो फर्दर हमारे पास ऑरल कैविटी, लेरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, एसोफेगस, इन सब चीज़ों में डिवाइडेड है. सो लेट्स स्टार्ट. जो डिजीज़ ऑफ ईयर है सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे. यहाँ मैंने आपको प्रायोरिटी लिस्ट प्रोवाइड की है. फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक, सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक्स एंड थर्ड प्रायोरिटी टॉपिक्स. फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स जो हैं वो तकरीबन हमारा 70 से 80% कवर करते हैं. रिमेनिंग जो 20-30% है वो हमारे सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी टॉपिक्स करते हैं. इफ़ यू कवर फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स, आपका जो 70 से 80% पेपर है वो प्रिपेयर हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स में जो डिजीज़ ऑफ ईयर है, जो ईयर वाला पोर्शन है, उसमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स है उसके अंदर हमारे पास आता है डिजीज़ ऑफ ईयर, डिजीज़ ऑफ मिडल ईयर, कॉलेस्ट्रोमा एंड क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, ऑस्टियोस्क्लेरोसिस, माइनर्स डिजीज़ एंड डेफ चाइल्ड. सेकेंड प्रायोरिटी टॉपिक्स में हमारे पास आता है एनाटमी ऑफ ईयर, असेसमेंट ऑफ हेयरिंग लॉस, फेशियल नर्व एंड इट्स डिसऑर्डर्स, ट्यूमर्स ऑफ मिडल ईयर एंड मिस्टॉइड, एकॉस्टिक न्यूरोमा एंड नोटाल्जिया. थर्ड प्रायोरिटी टॉपिक्स में हमारे पास आता है पेरिफेरल रिसेप्टर्स एंड फिजियोलॉजी, ऑडियोलॉजी एंड एकॉस्टिक्स, assessment of vestibular function, disorders of vestibular system, eustachian tube and its disorders, tumors of external ear, rehabilitation of hearing impaired and tinnitus. Then comes diseases of nose and paranasal sinuses. इसमें हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स के अंदर जो चैप्टर्स आते हैं दोज आर नेसल सेप्टम एंड इट्स डिसऑर्डर. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पास्ट पेपर के अंदर बहुत से जो क्वेश्चन है इसके अंदर से रिपीट हुए हैं. उसके अलावा एक्यूट एंड क्रोनिक राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, नेज़ल पॉलिप्स. नेज़ल पॉलिप नो डाउट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. एपिस्टेक्सिस के अंदर से बहुत दफ़ा यूक्यू आ चुका है. एक्यूट राइनोसाइनसाइटिस. Second priority chapters are granulomatous, diseases of nose, miscellaneous disorders, vasomotor rhinitis. vasomotor rhinitis के अंदर से बेसिकली MCQs एंड वाइवा क्वेश्चंस आते होते हैं. फेस ट्रोमा. फेस ट्रोमा के अंदर हमारे पास मैक्सिला एंड मैंडिबल का ट्रोमा आता है. उसके अलावा नोज ट्रोमा आता है और ये पूछा जाता है कि आपको फेस ट्रोमा होता है तो सबसे ज़्यादा कौन सी बोन फ्रैक्चर होती है. ठीक है, ये वाइवा क्वेश्चन है, MCQs भी आ चुका है एक दफ़ा ये. उसके अलावा क्रोनिक साइनोसाइटिस, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ साइनोसाइटिस, बिनाइन एंड मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म्स ऑफ नोज, न्यूप्लाज्म ऑफ पैरानेसल साइनसेस. थर्ड प्रायोरिटी चैप्टर्स इंक्लूड एनाटमी ऑफ नोज, फिजियोलॉजी ऑफ नोज, डिजीज़ ऑफ एक्सटर्नल नोज एंड नेज़ल वेस्टिब्यूल. एक्सटर्नल नोज़ के अंदर हमारे पास आता है बॉयल ऑन नोज़. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बॉयल ऑन नोज़ के कॉम्प्लिकेशन पूछी जा सकती हैं. ठीक है, सो
cavernous sinus thrombosis is the most important complication of boil and nose. So इसको अच्छे से कर लीजिएगा, वाई वाई पूछ लेते हैं. उसके अलावा boil and nose का UQ भी आ जाता होता है. Anatomy and physiology of paranasal sinuses and proptosis. Then comes throat. थ्रोट के अंदर डिजीज़ ऑफ फेरेंक्स सबसे पहले हमारे पास आती हैं. इसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर जो हमारे पास चैप्टर्स हैं उसके अंदर हमारे पास ट्यूमर्स ऑफ नेसोफेरेंक्स आता है, एक्यूट एंड क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस आता है, हेड एंड नेक स्पेस इन्फेक्शंस आता है. सेकेंड ऑर्डर चैप्टर्स के अंदर हमारे पास एडिनॉइड्स एंड अदर इन्फ्लेमेशन ऑफ नेसोफेरेंक्स आता है, एक्यूट एंड क्रॉनिक फ्रेंजाइटिस आता है, एंड ट्यूमर्स ऑफ हाइपोफेरेंक्स फ्रेंजियल पाउच आता है. एडिनॉइड्स वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है. एडिनॉइड जिन बच्चों को होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं ये पूछी जा सकती हैं. और टॉन्सिलाइटिस जिन बच्चों को होता है उसकी टाइप्स कितनी है, टॉन्सिलाइटिस की टाइप्स ये पूछा जाता होता है. सो ये इंपॉर्टेंट है. थर्ड प्रायोरिटी चैप्टर्स के अंदर हमारे पास आता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फेरेंक्स, ट्यूमर्स ऑफ ओरोफेरेंक्स एंड स्नोरिंग एंड स्लीप एपनिया. स्नोरिंग एंड स्लीप एपनिया जो है यूजुअली वाइवा एंड MCQs के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसको एक दफ़ा रीड दे दीजिएगा, इट्स मोर देन इनफ. देन हमारे पास आता है डिजीज़ ऑफ लेरिंग्स एंड ट्रैकिया. फर्स्ट ऑर्डर चैप्टर्स के अंदर हमारे पास एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लेरिंग्स आता है, कॉन्जेनिटल लेजन ऑफ लेरिंग्स इंस्टीडर आता है, लेरिंग्स का कैंसर आता है, बिनाइन ट्यूमर ऑफ लेरिंग्स आता है, ट्रेकियोस्टोमी एंड अदर प्रोसीजर्स फॉर एयरवे मैनेजमेंट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से करिएगा आप लोग. उसके अलावा जो कैंसर है ना लेरिंग्स उसकी स्टेजिंग पूछी जाती है, वो अच्छे से कर लीजिएगा. सेकेंड ऑर्डर जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर हमारे पास लेरेंजियल पैरालिसिस के बारे में पूछा जा सकता है, फॉरेन बॉडी ऑफ एयर पैसेजेस के बारे में पूछा जा सकता है. थर्ड प्रायोरिटी टॉपिक्स के अंदर हमारे पास एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लेरिंग्स के बारे में पूछते हैं. एंड उसके अलावा हमारे पास फ्रेंजियो ट्रैकियल ट्यूमर्स का चैप्टर आता है थर्ड प्रायोरिटी में. देन कम्स डिजीज़ ऑफ ओरल कैविटी एंड सलाइवरी ग्लैंड. इसके अंदर जो फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं वो है कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ ओरल कैविटी एंड ट्यूमर्स ऑफ ओरल कैविटी. इसके अंदर हमारे पास एरिथ्रोप्लेकिया एंड ल्यूकोप्लेकिया का डिफरेंस पूछ सकते हैं और ये MCQs भी आता होता है. सेकंड प्रायोरिटी के अंदर हमारे पास न्यूप्लाज्म ऑफ सलाइवरी ग्लैंड आ जाते हैं. थर्ड प्रायोरिटी के अंदर हमारे पास एनाटॉमी ऑफ ओरल कैविटी एंड नॉन न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड आ सकता है. डिजीज़ ऑफ ओसोफेगस के अंदर जो फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर है वो है डिसऑर्डर्स ऑफ एसोफेगस. इसके अंदर वाइवा रिलेटेड और इनफैक्ट UQ रिलेटेड जो हमारे पास जो एसोफेगस के अंदर कुछ कंस्ट्रिक्शंस आती हैं ना उसके बारे में पूछ सकते हैं, जो फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रिक्शंस होती हैं उसके बारे में पूछते हैं. सेकेंड डिसऑर्डर के अंदर हमारे पास डिस्फेगिया आता है, फॉरेन बॉडी ऑफ फूड पैसेज आता है. थर्ड जो प्रायोरिटी चैप्टर है वो है हमारे पास एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ एसोफेगस. उसके अलावा जो रिसेंट एडवांसेस हैं, रिसेंट एडवांसेस एंड नेक स्पेसिस वाला पोर्शन है उसके अंदर हमारे पास फिजियोथेरेपी इन हेड एंड नेक कैंसर्स वाला चैप्टर आता है, कीमोथेरेपी फॉर हेड एंड नेक कैंसर वाला चैप्टर आता है, एंड नेक मैसेज वाला आता है. ये वाले जो 3 चैप्टर हैं ना, चैप्टर नंबर 70, 71 एंड 72, ये वाला सेक्शन है, इसको जस्ट एक रीड दे दें. अगर आप इसको छोड़ भी देते हैं नो प्रॉब्लम, इसको अगर क्विट भी कर देते हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन इसको एक दफ़ा एक रीड ज़रूर दे दीजिएगा. क्योंकि अगर इसके अंदर कोई MCQs आपको आ जाए तो आप उसको अटैम्प्ट कर लें, या इसके अंदर से अगर कोई आपसे वाइवा पूछ ले तो आप उसको अच्छे से कर लें. ऑपरेटिव सर्जरी वाले पोर्शन के अंदर जो फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं उसके अंदर आपसे कॉर्टिकल मिस्टेरेक्टमी पूछ सकते हैं, रेडिकल मिस्टेरेक्टमी पूछा जा सकता है. उसके बाद मॉडिफाइड रेडिकल मिस्टेरेक्टमी वाला टॉपिक आपसे पूछ सकते हैं. उसके अलावा SMR के बारे में पूछ सकते हैं, सेप्टोप्लास्टी, एंडोक्राइन साइनस सर्जरी, टॉन्सिलेक्टमी, ब्रोंकोस्कोपी एंड ओसोफेगोस्कोपी के बारे में पूछ सकते हैं. बेसिकली SMR एंड टॉन्सिलेक्टमी ही ज़्यादातर पूछा जाता है, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि मिस्टेरेक्टमी की टाइप्स क्या हैं, तो उसके अंदर आपने कॉर्टिकल, रेडिकल एंड मॉडिफाइड रेडिकल मिस्टेरेक्टमी बतानी होती है. ठीक हो गया. सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक्स के अंदर मेरेंजेटोमी, मेरेंजियोप्लास्टी और कॉर्डवेल ऑपरेशन, उसके अलावा डायरेक्ट लेरेंजियोस्कोपी, एडिनोइडेक्टमी, थोड़ी मेरी टंग स्लिप होगी, एडिनोइडेक्टमी आप बता सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है. और थर्ड प्रायोरिटी टॉपिक्स में आपसे डायग्नोस्टिक नेजल एंडोस्कोपी के बारे में पूछा जा सकता है. सो ऑपरेटिव सर्जरी वाला पोर्शन से भी यूजुअली इतना नहीं आता, या सिर्फ एक UQ आ सकता है या किसी UQ का पार्ट आ सकता है. सो इसको भी आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा एक दफ़ा. और उसके अलावा पास्ट पेपर क्विट ना करिएगा, पास्ट पेपर्स को अच्छे से करिएगा. ठीक हो गया.
जो फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं वो हमारे पास 70 से 80% ऑफ एग्ज़ाम्स को कवर कर रहे हैं। सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी जो चैप्टर्स हैं हमारे पास 30 से 40% ऑफ एग्ज़ाम को रिमेनिंग को कवर करते हैं। सो अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स को कवर करते हो, ज़्यादा अच्छे से पास पेपर करते हो, तो आपका बहुत अच्छे से एग्ज़ाम पास हो जाता है। ठीक हो गया। सो अच्छे से आप लोग पास पेपर को कंसीडर ज़रूर करिएगा, पास पेपर को निगलेक्ट मत करिएगा। ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोगों से स्टडी नहीं हो रही है, सो डिस हार्ट नाउ। ठीक है। आई नो प्रूफ आ रहे हैं, प्रूफ करीब आ रहे हैं, टाइम गुजर रहा है। हार्ड वर्क करें। अगर आपसे हार्ड वर्क नहीं हो रहा, स्मार्ट वर्क करें। ठीक है। जो बच्चे हार्ड वर्क नहीं कर सकते वो स्मार्ट वर्क करें। ठीक है। अच्छे से स्टडी करें, अपने कोलीग्स को गाइड करें। आप अकेले नहीं पढ़ सकते, आप ग्रुप स्टडी करो। ठीक है। आप जितना नॉलेज शेयर करोगे आपका उतना नॉलेज बढ़ेगा। उसके अलावा हमेशा याद रखें कि अपनी स्टडी जब स्टार्ट करें तो एक दुआ पढ़ के करें। रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ के स्टार्ट करें, और उसके साथ साथ एक दुआ है उसको लाजमी अपनी 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 रूटीन हैबिट में शामिल कर लें। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिएगा, इट्स अ मैजिकल प्रेयर, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, और जो आप याद करोगे वो आपको भूलेगा नहीं। ठीक है। उसके अलावा डिसहार्ट नहीं होना। देखिए, अल्लाह पाक ने जितना आपको स्टेमिना दिया है ना, आपने उतना ही यूटिलाइज़ करना है, आपने उतना ही याद करना है। ठीक है। सो अल्लाह पाक से हमेशा यही दुआ करेंगे, अल्लाह पाक जितनी तूने मुझे हिम्मत दी है, मैंने अपने मुताबिक दिल लगा के मेहनत किया, मुझे मेरी मेहनत का फल दे। ठीक है। मेरी नीयत साफ़ है, नीयत ये रखेंगे मैंने एक अच्छा डॉक्टर बन के ह्यूमैनिटी को सर्व करना है। सो देखिएगा, बहुत आसानी होगी आपको, आपके पेपर्स में बहुत आसानी होगी, और आपके लिए बहुत आपके रास्ते हमवार होंगे। ठीक है। सो अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।